हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो कहानी का नाम है एक खत, जो सादत हसन मंटो जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तुम्हारा तवील खत मिला, जिसे मैंने 2 मरतबा पढ़ा। दफ्तर में इसके एक एक लफ्ज पर मैंने गौर किया और गालिबन इसी वजह से उस रोज मुझे रात के 10 बजे तक काम करना पड़ा, इसलिए कि मैंने बहुत सा वक्त इस गौर और फिक्र में जाय कर दिया था। तुम जानते हो कि इस सरमाया परस्त दुनिया में अगर मजदूर मुकर्ररा वक्त के एक एक लम्हे के इवज अपनी जान के टुकड़े तोल कर ना दे तो उसे काम की उजरत नहीं मिल सकती। लेकिन ये रोना रोने से क्या फ़ायदा। शाम को अजीज साहब, जिनके यहाँ मैं आजकल ठहरा हूँ, दफ्तर में तशरीफ लाए और कमरे की चाबियां देकर कहने लगा, मैं जरा काम से कहीं जा रहा हूँ, जरा देर में आना हो, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर चले जाना। लेकिन फिर फौरन ही चाबियां जेब में डाली और फरमाने लगे, नहीं, तुम मेरा इंतज़ार मत करना, मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा। दफ्तरी काम से फारिग हुआ तो 10 बज चुके थे। सख्त नींद आ रही थी। आंखों में बड़ी प्यारी गुदगुदी हो रही थी। जी चाहता था कि कुर्सी पर ही सो जाऊं। नींद के गलबे के असर में मैंने 11 बजे तक अजीज साहब का इंतजार किया, मगर वो न आए। आखिरकार थक कर मैंने घर की राह ली। मेरा ख्याल था कि वो उधर घर चले गए होंगे और आराम से सो रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता निस्फ मील का फासला तय करने के बाद मैं तीसरी मंजिल पर चढ़ा और जब अंधेरे में दरवाजे की कुंडी की तरफ हाथ बढ़ाया तो आहनी ताले की ठंडक ने मुझे बताया कि अजीज साहब अभी तशरीफ नहीं लाए। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मेरे थके हुए आजा सुकून बख्श नींद की कुर्बत महसूस करके और भी ढीले हो गई, और जब मुझे नाउम्मीदी का सामना करना पड़ा तो मुजम्मिल हो गए। देर तक 24 सीढ़ी के एक जीने पर जानुओं में दबाए अजीज साहब का इंतजार करता रहा, मगर वो ना आए। आखिरकार थक हार कर मैं उठा और 3 मंजिलें उतर कर बाजार में आया और ऐसे ही टहलना शुरू कर दिया। टहलते टहलते पुल पर जा निकला, जिसके नीचे से रेलगाड़ियां गुजरती हैं। इस पुल के पास ही एक बड़ा चौक है। यहाँ तकरीबन आध घंटे तक मैं बिजली के एक खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा और सामने नीम रोशन बाजार को इस उम्मीद पर देखता रहा कि अजीज साहब की घर की जानिब लौटते नजर आएंगे। आधे घंटे के इस इंतजार के बाद मैंने दफअतन सर उठाकर खंबे के ऊपर देखा। बिजली का कुमकुमा मेरी हंसी उड़ा रहा था। जाने क्यों, थकावट और नींद के शदीद गलबे के बाइस मेरी कमर टूट रही थी और मैं चाहता था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं। बंद दुकानों के थड़े मुझे नसीहत पेश कर रहे थे, मगर मैंने उनकी दावत कबूल न की। चलता चलता पुल की संगीन मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। कुसादा बाजार बिल्कुल खामोश था। आमद और रफ्त करीब करीब बंद थी। अलबत्ता कभी कभी दूर से मोटर के हॉर्न की रूनी आवाज खामोश फिजा में लर्जिश पैदा करती हुई ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। मेरे सामने सड़क के 2 रोया बिजली के बुलंद खंबे दूर दूर तक फैले चले गए थे, जो नींद और इसके एहसास से आरी मालूम होते थे। उनको देखकर मुझे रूस के मशहूर शायर मयातलफ की नज़म के चंद असार याद आ गए। ये नज़म चिराग हाय सर ए राह से मानून की गई है। मियाँ तल्फ सड़क के किनारे झिलमिलाती रोशनियों को देखकर कहता है, ये नन्हे चिराग, ये नन्हे सरदार सिर्फ अपने लिए चमकते हैं। जो कुछ ये देखते हैं, जो कुछ ये सुनते हैं, किसी को नहीं बताते। रूसी शायर ने कुछ दुरुस्त ही कहा है। मेरे पास ही 1 गज के फासले पर बिजली का खंबा गड़ा था
और उसके ऊपर बिजली का एक शोक चश्म कुमकुमा नीचे झुका हुआ था। उसकी आंखें रोशन थी, मगर वो मेरे सीने के तलातुम से बेखबर था। उसे क्या मालूम मुझ पर क्या बीत रही है। सिगरेट सुलगाने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला तो तुम्हारे वजनी लिफाफे पर पड़ा। जहन में तुम्हारा खत पहले ही से मौजूद था। चुनाचे मैंने लिफाफा खोलकर बसंती रंग के कागज निकालकर उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। तुम लिखते हो, कभी तुम शैतान बन जाते हो और कभी फरिश्ता नजर आने लगते हो। यहाँ भी 2-3 हजरत ने मेरे मुतल्लिक यही राय कायम की है और मुझे यकीन सा हो गया है कि मैं वाकई 2 सीरतों का मालिक हूँ। इस पर मैंने अच्छी तरह गौर किया है और जो नतीजा अख्ज़ हुआ वो कुछ इस तरह बयान किया जा सकता है। बचपन और लड़कपन में मैंने जो कुछ चाहा वो पूरा न होने दिया गया। यूँ कहो कि मेरी ख्वाहिशात कुछ इस तरह पूरी की गई कि उनकी तकमील मेरे आंसुओं और मेरी हिचकियों से लिपी हुई थी। मैं शुरू ही से जल्दबाज और जूद रंज रहा हूँ। अगर मेरा जी मिठाई खाने को चाहा है और ये चाह ऐन वक्त पर पूरी नहीं हुई तो बाद में मेरे लिए खास मिठाई भी कोई लज्जत नहीं रही। इन उमूर की वजह से मैंने हमेशा अपने हल्क में एक तलखी सी महसूस की है और इसी तलखी की शिद्दत बढ़ाने में इस अफसोसनाक हकीकत का हाथ है कि मैंने जिससे मोहब्बत की, जिसको अपने दिल में जगह दी, उसने न सिर्फ मेरे जज्बात को मजरूह किया बल्कि मेरी इस कमजोरी मोहब्बत से ज़बरदस्ती नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। वो मुझसे दगा फरेब करते रहे और लुत्फ़ ये है कि मैं इन तमाम दगाबाजियों के एहसास के बावजूद उससे मोहब्बत करता रहा। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वो अपनी हर नई चाल की कामयाबी पर मसरूर होते थे कि उन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना लिया। और मेरी बेवकूफ़ी देखो कि मैं सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ़ बन जाता था। जब इस जिम्न ने मुझे हर तरह से नाउम्मीदी हुई, यानी जिस किसी को मैंने दिल से चाहा उसने मेरे साथ धोखा किया, तो मेरी तबीयत बुझ गई और मैंने महसूस किया कि रेगिस्तान में एक भौरे के मानिंद हूँ जिसे रस चूसने के लिए हद ए नज़र तक कोई फूल नज़र नहीं आ सकता। लेकिन इसके बावजूद मोहब्बत करने से बाज न रहा और हस्ब ए मामूल किसी ने भी मेरे इस जज्बे की कदर न की। जब पानी सर से गुजर गया और मुझे अपने नाम निहाद दोस्तों की बेवफाइयाँ और सर्द मोहरियाँ याद आने लगी तो मेरे सीने के अंदर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। मेरे जज्बाती सरमदी नातिक वजूद में एक जंग सी छिड़ गई। नातिक वजूद उन लोगों को मलऊन और मतऊन गर्दानते हुए गुज़श्ता वाक़यात की अफसोसनाक तस्वीर दिखाते हुए इस बात का तलब था कि मैं आइंदा से अपना दिल पत्थर का बना लूं और मोहब्बत को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकूं। लेकिन जज्बाती वजूद इस अफसोसनाक वाक़यात को दूसरे रंग में पेश करते मुझे फ़क्र करने पर मजबूर करता था कि मैंने ज़िंदगी का सही रास्ता इख्तियार किया है। उसकी नज़र में नाकामियाँ ही कामयाबियाँ थीं। वो चाहता था कि मोहब्बत किए जाऊं कि यही कायनात की रूह ए रवां है। तहत शऊर वजूद इस झगड़े से मैं बिल्कुल अलग थलग रहा। ऐसा मालूम होता था कि इस पर एक निहायत ही अजीबोगरीब नींद का गलबा तारी है। ये जंग खुदा जाने किस नामुबारक रोज शुरू हुई कि अब मेरी जिंदगी का एक जुज्व बन के रह गई। दिन हो या रात, जब मुझे फुर्सत के चंद लम्हात मैसर आते हैं, मेरे सीने के चटियाल मैदान पर मेरा नातिक वजूद और जज्बाती वजूद हथियार बनकर खड़े हो जाते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। इन लम्हात में जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई जोरों पर हो, अगर मेरे साथ कोई हम कलाम हो तो मेरा लहजा यकीनन कुछ और किस्म का होता है। मेरे हलक में एक नाकाबिले बयान तलखी घुल जा रही होती है, आंखें गर्म होती हैं और जिस्म का एक एक उजू बेकल होता है। मैं बहुत कोशिश किया करता हूँ कि अपने लहजे को दुर्सित न होने दूँ और बाज औकात में इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे कानों में कोई चीज़ सुनाई दे या मैं कोई ऐसी चीज़ महसूस करूँ जो मेरी तबीयत के यकसर खिलाफ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सीने की गहराइयों से जो कुछ भी उठे ज़बान के रास्ते बाहर निकल जाता है
اور اکثر اوقات جو الفاظ بھی ایسے موقعوں پر میری زبان پر آتے ہیں بے حد تلخ ہوتے ہیں۔ ان کی تلخی اور درستی کا احساس مجھے اس وقت کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اپنے اخلاص سے ہمیشہ اور ہر وقت باخبر رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے اپنے ملنے والوں میں سے یا کسی دوست کو ناخوش کیا تو اس کا باعث میں نہیں ہوں، بلکہ یہ خاص لمحات ہیں جب میں دیوانے سے کم نہیں ہوتا یا تمہارے الفاظ میں شیطان ہوتا ہوں۔ گو یہ لفظ بہت سخت ہے اور اس کا اطلاق میری دیوانگی پر نہیں ہو سکتا، پر تمہارا پچھلے سے پچھلا خط موصول ہوا تھا۔ اس وقت میرا ناطق وجود جذباتی وجود پر غالب تھا اور میں اپنے دل کے نرم و نازک گوشت کو پتھر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی اپنے سینے کی آگ میں پھونکا جا رہا تھا کہ اوپر سے تمہارے خط نے تیل ڈال دیا۔ تم نے بالکل درست کہا ہے، تم درد مند دل رکھتے ہو۔ گو اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھتا؟ اس سوال کا جواب ہندوستان کا موجودہ انسانیت کش نظام ہے، جس میں لوگوں کی جوانی پر بڑھاپے کی مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ میرا دل درد سے بھرا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں علیل ہوں اور علیل رہتا ہوں۔ جب تک درد مندی میرے سینے میں موجود ہے میں ہمیشہ بے چین رہوں گا۔ تم شاید اسے مبالغہ یقین کرو، مگر یہ واقعہ ہے کہ درد مندی میرے لہو کی بوندوں سے اپنی خوراک حاصل کر رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب درد ہی درد رہ جائے گا اور تمہارا دوست دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے بھیانک دکھ پہنچائے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ میری جوانی کے دن بڑھاپے کی راتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جب یہ سوچتا ہوں تو اس بات کا تہیہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا دل پتھر بنا لینا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے، اس درد مندی نے مجھے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، اور چونکہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے میری طبیعت میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ شعر میں اب بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ شاعری سے مجھے بہت کم دلچسپی رہی ہے، لیکن مجھے اس بات کا کامل طور پر احساس ہے کہ میری طبیعت شاعری کی طرف مائل ہے۔ شہر میں بسنے والے لوگوں کی وجنی شاعری مجھے پسند نہیں۔ دیہات کے ہلکے پھلکے نغمے بے حد بھاتے ہیں۔ یہ اس قدر شفاف ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے دل دھڑکتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ تمہیں حیرت ہے کہ میں رومانی حجنیاں کیوں کر لکھنے لگا، اور میں اس بات پر خود حیران ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے محسوسات کو دوسروں کی زبان میں بیان کر کے اپنا سینہ خالی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ذہنی مفلس ہیں اور مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ یہ ذہنی افلاس مالی افلاس سے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ میں مالی مفلس ہوں، مگر خدا کا شکر ہے ذہنی مفلس نہیں ہوں، ورنہ میری مصیبتوں کی کوئی حد نہ ہوتی۔ مجھے یہ کتنا بڑا اطمینان ہے کہ میں جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہی اپنی زبان میں بیان کر لیتا ہوں۔ میں نے اپنے افسانوں کے متعلق کبھی غور نہیں کیا۔ اگر ان میں کوئی چیز بقول تمہارے جلگوار ہے تو میرا بیکل باطن، میرا ایمان نہ تشدد پر ہے اور نہ عدم تشدد پر۔ دونوں ہیں پر دونوں پر نہیں۔ موجودہ تغیر پسند ماحول میں رہتے ہوئے میرے ایمان میں استقلال نہیں رہا۔ آج میں ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن دوسرے روز سورج کی روشنی کے ساتھ ہی اس چیز کی حیت بدل جاتی ہے، اس کی تمام اچھائیاں برائیاں بن جاتی ہیں۔ انسان کا علم محدود ہے اور میرا علم محدود ہونے کے علاوہ منتشر بھی ہے۔ ایسی صورت میں تمہارے اس سوال کا جواب میں کیوں دے سکتا ہوں؟ مجھ پر مجنون لکھ کر کیا کرو گے پیارے؟ میں اپنی قلم کی مکراج سے اپنا لباس پہلے ہی تار تار کر چکا ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اور ننگا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرے چہرے سے اگر تم نے نقاب اٹھا دی تو تم دنیا کا ایک بہت ہی بھیانک شکل دکھاؤ گے۔ میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوں جس پر میرا قلم کبھی کبھی پتلی جھلی مڑتا رہتا ہے۔ اگر تم نے جھلیوں کی یہ تہہ ادھیڑ ڈالی تو میرا خیال ہے جو ہیبت تمہیں منہ کھولے نظر آئے گی اسے دیکھنے کی تاب تم خود میں نہ پاؤ گے۔ میری کشمیر کی زندگی
हाय मेरी कश्मीर की जिंदगी, मुझे मालूम है तुम्हें जिंदगी के इस खुशगवार टुकड़े के मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की बातें मालूम होती रही हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंचती हैं उनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कि तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है कि तुम उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय मुर्तब नहीं कर सके। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ये कहने के बावजूद तुमने एक राय मुर्तब की और ऐसा करने में बहुत उजलत से काम लिया। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को पेश ए नज़र रख लेते तो तुम्हें यह गलतफहमी हरगिज न होती। मैं कश्मीर में एक सादा लोहो लड़की से खेलता रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुंचाया है। वजीर कौन थी? इसका जवाब मुख्तसर यही हो सकता है कि वह एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। इस पहाड़ी लड़की के मुतल्लिक जिसने मेरी किताबे जिंदगी के कुछ औराक पर चंद हसीन नुकूस बनाए हैं। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैंने वजीर को तबाह नहीं किया। अगर तबाही से तुम्हारी मुराद जिस्मानी तबाही है तो वह पहले ही तबाह शुदा थी और वो इसी तबाही में अपनी मुसर्रत की जुस्तजू करती थी। जवानी के नशे में मखमूर उसने इस गलत ख्याल को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि जिंदगी का असल हज और लुत्फ अपना खून खौलाने में है, और वो इस गर्ज के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। यह तबाहकून ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, इसके मुतल्लिक बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारी सिंफ में ऐसे अफराद की कमी नहीं है जिनका काम सिर्फ भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वजीर इस चीज़ का शिकार थी जिसे तहजीब और तमदुन का नाम दिया जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो शहरों के शोरों शर से बहुत दूर हिमालय की गोद में आबाद है, और अब तहजीब और तमदुन की बदौलत शहरों में इसका तारुफ करा दिया गया है। दूसरे अल्फाज में शहरों की गंदगी उस जगह मुंतकिल होना शुरू हो गई है। खाली स्लेट पर तुम जो कुछ भी लिखोगे नुमाया तौर पर नजर आएगा और साफ पढ़ा जाएगा। वजीर का सीना बिल्कुल खाली था, दुनियावी ख्यालात से पाक और साफ, लेकिन तहजीब के खुरदरे हाथों ने उस पर निहायत भद्दे नक्श बना दिए थे, और जो मुझे उसकी गलत रविश का बाइस नजर आते हैं। वजीर का मकान या झोंपड़ा सड़क के ऊपर की ढलान में वाक़या था, और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज उससे जरा ऊपर चीड़ के दरख्तों की छांव में जमीन पर दरी बिछाकर कुछ लिखा पढ़ा करता था। और आमतौर पर वजीर मेरे पास ही अपनी भैंस चराया करती थी। चूंकि होटल से हर रोज दरी उठाकर लाना फिर वापस ले जाना मेरे जैसे आदमी के लिए अजाब था, इसलिए मैं उसे उनके मकान में ही छोड़ जाता था। एक रोज का वाकया है कि मुझे गुस्ल करने में देर हो गई। मैं टहलता टहलता पहाड़ी के दुश्वार गुजार के रास्तों को तय करके जब उनके घर पहुंचा तो दरी की तलब की। उसकी बड़ी बहन की जुबानी मालूम हुआ कि वजीर दरी लेकर ऊपर चली गई है। ये सुनकर मैं ऊपर चढ़ा, और जब उस बड़े पत्थर के करीब आया जिसे मैं मेज के तौर पर इस्तेमाल करता था, तो मेरी निगाहें वजीर पर पड़ी। दरी अपनी जगह बिछी हुई थी और वो अपना सब्ज किलिफ दुपट्टा ताने सो रही थी। मैं देर तक पत्थर पर बैठा रहा। मुझे मालूम था वह सोने का बहाना करके लेटी है। शायद उसका ख्याल था कि मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा और वो गहरी नींद का बहाना करके जागने में देर करेगी। लेकिन मैं खामोश बैठा रहा, बल्कि अपने चर्मी थैले से किताब निकाल कर उसकी तरफ पीठ करके पढ़ने में मशगूल हो गया। जब निस्फ घंटा इसी तरह गुजर गया तो मजबूर होकर बेदार हुई। अंगड़ाई लेकर उसने अजीब सी आवाज़ मुंह से निकाली। मैंने किताब बंद कर दी और मुड़कर इससे कहा, मेरे आने से तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हुई? वजीर ने आंखें मल कर लहजे को ख्वाब आलूद बनाते हुए कहा, आप कब आए थे? अभी आके बैठा हूँ। सोना है तो सो जाओ। नहीं, आज निगोड़ी नींद को जाने क्या हो गया। कमर सीधी करने के लिए यहाँ जरा सी लेटी थी कि बस सो गई। 2 घंटे से क्या कम सोई होंगी। उसके गीले होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसकी आंखों से जो कुछ बाहर झांक रहा था उसको मेरा कलम बयान करने से आजिज है। मेरा ख्याल है उस वक्त उसके दिल में ये एहसास करवटें ले रहा था कि उसके सामने एक मर्द बैठा है और वो औरत है, जवान औरत, सवाब की उमंगों का उबलता हुआ चश्मा,
थोड़ी देर के बाद वो गैर मामूली बातूनी बन गई और बहक सी गई, मगर मैंने उसकी भैंस और बछड़े का जिक्र छेड़ने के बाद एक दिलचस्प कहानी सुनाई, जिसमें एक बछड़े ने उसकी माँ की उल्फत का जिक्र था। इससे उसकी आंखों में वो सरारे सर्द हो गए जो कुछ पहले लपक रहे थे। मैं जाहिद नहीं हूँ और न मैं कभी इसका दावा किया है। गुनाह व सवाब और सजा व जजा के मुतल्लिक मेरे ख्यालात दूसरों से जुदा हैं और यकीनन तुम्हारे ख्यालात से भी बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं उस वक्त इन बहसों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए कि इसके लिए सुकून कलब और वक्त दरकार है। बरसीबल ए तजकिरा एक वाकया बयान करता हूँ जिससे तुम मेरे ख्यालात के मुतल्लिक कुछ अंदाजा लगा सकोगे। बातों बातों में एक मर्तबा मैंने अपने दोस्त से कहा कि हुस्न अगर पूरे सवाब और जोबन पर हो तो वो दिलकशी खो देता है। मुझे अब भी इस ख्याल पर ईमान है, मगर मेरे दोस्त ने उसे मुहम्मल मंतिक करार दिया। मुमकिन है तुम्हारी निगाह में भी ये मुहम्मल हो, मगर मैं तुमसे अपने दिल की बात कहता हूँ। इस हुस्न ने मेरे दिल को अपनी तरफ रागिब नहीं किया जो मुझे पूरे सवाब पर हो। उसको देखकर मेरी आंखें जरूर चौंधिया जाएंगी, मगर इसके ये माने नहीं कि इस हुस्न ने अपनी तमाम कैफियतें मेरे दिलो दिमाग पर तारी कर दी। शौक और भड़कीले रंग इस बुलंदी तक कभी नहीं जा सकते जो नरमो नाजुक उलवान व खतूत को हासिल है। वो हुस्न यकीनन काबिल एहतराम है जो आहिस्ता आहिस्ता निगाहों में जज्ब होकर दिल में उतर जाए। रोशनी का खीरा कुन सोला दल के बजाय आसाब पर असर अंदाज होता है। लेकिन इस फजूल बहस में पढ़ने से क्या फ़ायदा। मैं कह रहा था कि मैं जाहिद नहीं हूँ। ये कहते वक्त मैं दबी जुबान से बहुत सी चीज़ों का एतराफ़ भी कर रहा हूँ, लेकिन उस पहाड़ी लड़की से जो जिस्मानी लज्जतों की दिलदादा थी, मेरे तकाल्लुफ़ सिर्फ जहनी और रूहानी थे। मैंने शायद तुम्हें यह बताया कि इस बात का कायल हूँ कि अगर औरत से दोस्ती की जाए तो उसके अंदर नुदरत होनी चाहिए। उससे इस तरह मिलना चाहिए कि वह तुम्हें दूसरों से बिल्कुल अलहदा समझने पर मजबूर हो जाए। तुम्हारे दिल की हर धड़कन में ऐसा सदा सुनाई दे जो उसके कानों के लिए नई हो। औरत और मर्द और उनका बाहमी रिश्ता हर बालिग आदमी को मालूम है, लेकिन माफ़ करना, यह रिश्ता मेरी नज़रों में फरसुदा हो चुका है। इसमें यकसर हैवानियत है। मैं पूछता हूँ, अगर मर्द को अपनी मोहब्बत का मरकज किसी औरत ही को बनाना है तो इंसानियत के इस मुकद्दस जज्बे में हैवानियत क्यों दाखिल करे? क्या इसके बगैर मोहब्बत की तकमील नहीं हो सकती? क्या जिस्म की मशक्क़त का नाम मोहब्बत है? वजीर इस गलत फहमी में मुब्तला थी कि जिस्मानी लज्जतों का नाम मोहब्बत है, और मेरा ख्याल है जिस मर्द से वो मिलती थी वो मोहब्बत की तारीफ इन्हीं अल्फाजों में बयान करती थी। मैं उससे मिला और उसके तमाम ख्यालात की जिद बनकर मैंने उससे दोस्ती पैदा की। उसने अपने शौक रंग ख्वाबों की ताबीर मेरे वजूद में तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे मायूसी हुई। लेकिन चूंकि वो गलतकार होने के साथ साथ मासूम थी, मेरी सीधी सादी बातों ने इस मायूसी को हैरत में तब्दील कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये हैरत ख्वाहिश की शक्ल इख्तियार कर गई कि वो इस नई रस्म हो रहा की गहराइयों से वाकफियत हासिल करे। ये ख्वाहिश यकीनन एक मुकद्दस मासूमियत में तब्दील हो जाती और वो अपनी निस्वानियत का वकारे रफ्ता फिर से हासिल कर लेती जिसे वो गलत रास्ते पर चलकर खो बैठी थी। लेकिन अफसोस है मुझे उस पहाड़ी गांव से दफअतन पुरनम आंखों के साथ अपने शहर वापस आना पड़ा। मुझे वो अक्सर याद आती है। क्यों? इसलिए कि रुखसत होते वक्त उसकी सदा मुतबस्सिम आंखों से दो छलकते आंसू बता रहे थे कि वो मेरे जज्बे से काफ़ी मुतस्सिर हो चुकी थी और हकीकी मोहब्बत की एक नन्ही सी शुरुआत उसके सीने की तारीकी में दाखिल हो चुकी थी। काश मैं वजीर को मोहब्बत की तमाम अजमतों से रोशनार कर सकता, और क्या पता है कि ये पहाड़ी लड़की मुझे वो चीज़ अता कर देती जिसकी तलाश में मेरी जवानी बुढ़ापे के ख्वाब देख रही है। ये है मेरी दास्तान जिसमें बाकौल तुम्हारे लोग अपनी दिलचस्पी का सामान तलाश रहे हैं। तुम नहीं समझते और न ये लोग समझते हैं कि मैं ये दास्तानें क्यों लिखता हूँ। फिर कभी समझाऊंगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। तो थैंक यू दोस्तों।